10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नमस्ते दोस्तों, जो मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ राजेश अनंते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में संज्ञा और संज्ञा के भेद इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो चलिए आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं, इस संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे संभाजी, किताब, महाराष्ट्र, खुशी, बचपन आदि ये सभी शब्द जो है संज्ञाएं हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, संभाजी यह एक व्यक्ति का नाम है, किताब यह एक वस्तु का नाम है, महाराष्ट्र यह एक स्थान का नाम है, खुशी यह एक भाव का नाम है और बचपन यह एक अवस्था का नाम है। यानी किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उस नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाव या अवस्था के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूं, देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के जो नाम होते हैं उन नामों को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अभी संज्ञा किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः 5 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए अभी इस संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले हम संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का जो नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश कल भोपाल जाएगा, हिमालय बहुत बड़ा है, अमेरिका एक देश का नाम है, कोयना नदी भारत देश की एक प्रमुख नदी है, हॉकी एक खेल का नाम है। इन तीनों वाक्यों में महेश, हिमालय, अमेरिका, कोयना, हॉकी ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्यों हैं? जैसे कि महेश यह एक व्यक्ति का नाम है तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। हिमालय एक पर्वत का नाम है तो इसलिए हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका यह देश का नाम है तो इसलिए अमेरिका यह शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। कोयना और हॉकी ये दोनों भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोयना क्यों आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत? क्योंकि कोयना एक नदी का नाम है और हॉकी क्या है? एक खेल का नाम है। तो इसलिए महेश, हिमालय, अमेरिका, कोयना, हॉकी ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब विशेष जानकारी के अंतर्गत आपको एक बात याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वे सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, दिशाओं के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों और उत्सवों के जो नाम होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी नाम आते हैं, इन सभी के नाम आते हैं। जैसे पर्वत है, हिमालय बहुत बड़ा है। अभी ये हिमालय क्या है? एक पर्वत है। तो पर्वत फिर चाहे कोई भी हो सकता है, पर्वत अनेक प्रकार के पर्वत है तो उनको अलग अलग नाम दिए गए। तो यहाँ पर हिमालय, तो हिमालय एक पर्वत का नाम है तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका एक देश है। अब देश के अलग अलग नाम है परंतु अमेरिका अगर हम कहते हैं तो यह एक जो है एक देश का नाम है तो इसलिए अमेरिका जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। कोयना जो ये नदी का नाम है तो इसलिए ये नदी का नाम होने की वजह से कोयना जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी जितने भी व्यक्तियों के नाम, पर्वतों के नाम, दिशाओं के नाम,
देशों के नाम, शहरों, वस्तु, दिशाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, त्योहारों और उत्सव के जितने भी नाम होते हैं उन सभी नामों को जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए संज्ञा का दूसरा भेद देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं की संपूर्ण जाति का ज्ञान प्राप्त होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का कल भोपाल जाएगा, पर्वत बहुत बड़ा है, अमेरिका एक देश का नाम है, कोयना नदी भारत देश की एक प्रमुख नदी है, हॉकी एक खेल का नाम है। इन 5 वाक्यों में लड़का, पर्वत, देश, नदी, खेल ये सभी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्यों आते हैं कि जैसे कि देख लीजिएगा, लड़का ये जो है जाति का बोध करा रहा है, यानी यहाँ पर जैसे हमने पहले भेद में देखा कि महेश कल भोपाल जाएगा, महेश क्या है, एक लड़का है ना, एक लड़के का नाम है, तो इसलिए लड़का क्या हुआ, एक जाति है, जाति का बोध करा रही है, तो इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत है, अब जैसे पर्वत तो बहुत सारे हैं, जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, नीलगिरी है, ये सभी पर्वत है। तो हम अगर कहेंगे विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, पर विंध्याचल क्या है, एक पर्वत है, यानी पर्वत जाति का बोध करा रहा है, तो इसीलिए पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार देश, नदी और खेल ये तीनों भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिएगा देश भी जो है जाति का बोध कराता है, नदी भी जाति का बोध कराती है, खेल भी जाति का बोध कराता है, तो इसलिए लड़का, पर्वत, देश, नदी, खेल ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है। विशेष जानकारी के तौर पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि प्रायः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लड़का, लड़की, पर्वत, नदी, देश, नगर, शहर, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पुस्तक, सभी फल, सभी फूल, सभी सब्जियां, सभी पशु पक्षियों जैसे समूहवाची शब्दों के जो नाम है वो जातिवाचक में आते हैं। अभी यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि फल है, अभी हम कहेंगे फल का नाम है आम या केले, तो आम व्यक्तिवाचक में आना चाहिए, केले भी व्यक्तिवाचक में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये फल के नाम है, परंतु ऐसा नहीं है, ये आम और केले ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। क्यों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, इसका कारण यह है कि केले के भी अपनी अपनी प्रजातियां होती हैं, तो इसलिए केले भी जो है जाति का बोध कराते हैं। फल आम है, ठीक है, आम ये फल है, तो आम भी जो है अलग अलग प्रकार के हैं, तो आम भी जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जितने भी फल है, जितने भी फूल है, जितने भी सब्जियां है, पशु है, पक्षी है, वे सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मान लीजिए फूल है, जैसे गुलाब का फूल है, अभी गुलाब का हम कहेंगे गुलाब, तो गुलाब क्या है, फूल का नाम है, तो यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आना चाहिए, नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि गुलाब के भी अपने अलग अलग जो है प्रजातियां हैं, तो इसलिए ये गुलाब शब्द भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा बचपन खेलकूद में बीता, आज बहुत गर्मी है, कोयल की आवाज में बहुत मिठास है, राज और विशाल की आपस में दोस्ती है, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। इन 5 वाक्यों में बचपन, गर्मी, मिठास, दोस्ती, लंबाई ये सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अभी यहाँ पर देखिएगा, अगर हम गौर से देखेंगे तो बचपन क्या है, ये एक अवस्था है, तो ये अवस्था है, तो इस अवस्था को हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, हम बस इसे महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए बचपन शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जो भी भाव होते हैं उन भावों का ना तो कोई रूप होता है ना कोई आकार होता है, बस हम इन भावों को जो है सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा वाक्य है, आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी शब्द है,
अब जैसे कि मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, तो हम कहें हमारे बदन से पसीना निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अरे बहुत गर्मी हो रही है। तो पसीना निकलना यानी क्या है, वो हम उसे छू सकते हैं कि उस गर्मी को, नहीं। हम गर्मी को सिर्फ जो है महसूस कर सकते हैं, ना तो हम गर्मी को देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। बस हम जिसे महसूस करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, उसे हम भाव कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार गर्मी को ना तो हम छू सकते ना तो देख सकते, तो इसलिए गर्मी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अभी मिठास है, जिसे कि हम कोई चीज खाते हैं, मीठी चीज खाते हैं, तो मीठी चीज खाते हैं तो इसका मतलब ये ना कि हम उस मिठाई को जो है छूते हैं, है ना। उस मिठास को हम छूते नहीं है, ना तो हम उस मिठास को देख सकते हैं। तो मिठास शब्द भी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। उसी प्रकार दोस्ती है, जैसे कि मान लो दो दोस्त हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इन दोनों में गहरी दोस्ती है, आपस में बहुत दोस्ती है। तो ये हमें दिखाई देती है। दिखाई देती है क्या, नहीं, हम सिर्फ उन दो व्यक्तियों को, दो दोस्तों को देख सकते हैं, परंतु उनके दोस्ती का जो भाव है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार पांचवें वाक्य में जो है, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है, इस लंबाई शब्द से भी हम जो है यहाँ पर अपना भाव जो है प्रकट करते हैं। जैसे लंबाई को हम महसूस कर सकते हैं, ना तो हम इस लंबाई को छू सकते हैं ना तो हम उसे देख सकते हैं। तो इसलिए बचपन, गर्मी, मिठास, दोस्ती, लंबाई, ये पांच शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विशेष जानकारी के तौर पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि भावों का कोई रूप या आकार नहीं होता है। भावों को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। प्रायः भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ईमानदारी, क्रूरता, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आनंद, गरीबी, भूख, प्यास, घृणा, सुंदरता, वीरता, थकान, सफलता आदि जो है भाव इस भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का 4 नंबर का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु के नाम का ज्ञान प्राप्त होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे पास सोने के गहने हैं, शाम 1 लीटर तेल लेकर आओ, लोहा बहुत कठोर धातु है, गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है, हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने भोजन में घी का सेवन करना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिएगा, सोने, तेल, लोहा, दूध, घी, ये सभी क्या है, संज्ञा है, परंतु यह द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराती है, इसलिए ये संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी आप कहोगे कि सर द्रव्य यानी क्या, द्रव्य किसे कहेंगे, द्रव्य उसे कहेंगे कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो उसे हम द्रव्य कहेंगे। तो अभी यहाँ पर लोहा आया है, तो आप भी कहोगे भी कि लोहा तो बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है, वो कैसे द्रव्य में आएगा, कैसे लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो देखिएगा, लोहा जो है, लोहे को एक विशिष्ट अग्नि दी जाती है, एक उष्णता दी जाती है, उस समय वो लोहा जो है पिघलने लगता है, तो वह लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव्य में परिवर्तित होता है। तो इसलिए ये लोहा भी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अभी सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी धातु जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर एक विशेष जानकारी के तौर पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो द्रव्य है, जैसे तेल, पानी, घी, दूध, पदार्थ में आटा, चीनी, चावल, धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। संज्ञा का 5 नंबर का भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु और प्राणी के समूहों को जो नाम दिए जाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, कल घर के पास भीड़ जमा हो गई, मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा, यह फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है, लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता है। अब इन 5 वाक्यों में सेना, भीड़, झुंड,
गुच्छा, गट्टर, ये सभी शब्द जो है संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के समूह का बोध कराते हैं। तो इसलिए सेना, भीड़, झुंड, गुच्छा, गट्टर ये जो है समूहवाचक संज्ञा है। अभी सेना कैसे बनती है? सैनिकों के समूह से सेना बनती है। लोगों का समूह जब एकत्रित होता है तब उस समय भीड़ जमा होती है। हिरणों का समूह जब एकत्रित किया जाता है, जब एकत्रित होते हैं, जब बहुत से हिरण एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम झुंड कहेंगे। फूलों का गुच्छा यानी एक फूल नहीं तो बहुत सारे फूल जब एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें गुच्छा कहेंगे। अभी लकड़ियां, जब लकड़ियों को एक साथ जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, तो लकड़ियों को जब हम एकत्रित कर बांधेंगे तो उससे लकड़ियों का वो गट्ठर बन जाएगा। तो इसी प्रकार सेना, भीड़, झुंड, गुच्छा, गट्ठर ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। विशेष जानकारी के तौर पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि प्रायः समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत दल, सेना, सभा, भीड़, बंडल, मंडली, टोली, गुच्छा, झुंड, परिवार आदि ये शब्द आते हैं। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि संज्ञा और संज्ञा के भेद आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखेंगे। तो चलिए छात्रों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।